गुजरात पहुंचे तो उनका हार्दिक स्वागत किया गया और अब लगता ऐसा है जैसे उन्हें हार्दिक खुशी मिल गई है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने अब उनकी तरफ जाना शुरू कर दिया है। हार्दिक पटेल आज हमारे साथ हैं, गुजरात की भूमि है, और आज आप क्या जवाब देते हैं इसको पूरा देश सुनेगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या अब ये कहना सही है कि हार्दिक का हाथ खुलकर राहुल गांधी के साथ? देखो, हाथ खुल के नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि नहीं, आपकी जो बात है अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये बात हम पूरा करेंगे। अगर हमारे मुद्दों की बातचीत वो करते हैं तो हमारे साथ रहे हुए लोग अपनी तरीके से फैसला कर सकते हैं उनको क्या करना है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये सिर्फ पटेल समुदाय का फैसला नहीं है, ये जो फैसला होगा गुजरात के सब लोग करेंगे। गुजरात के सब लोग ये तय कर चुके हैं कि जो लड़ाई है उस लड़ाई के अंदर हमें उन लोगों को हराना है जिनको अहंकार है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण देने की बात कही है वो अच्छी बात है, हमें आनंद मिला है। अब जो भी करना है हम सब साथ मिलकर करेंगे और भरोसा है काफी अच्छा होगा। आप कहते हैं कि मैं पूरे गुजरात की नहीं, अपने समुदाय की लड़ाई कर रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं कि मैं गुजरात के लोगों की लड़ाई कर रहा हूं। आप खड़े कहां पर हैं? आंदोलनकारी हैं पटेल समुदाय के लिए या बन गए नेता? मुझे एक निवेदन तो ऐसा दिखाइए जहां मैंने ये बोला हो कि नहीं मैं गुजरात की बात नहीं सिर्फ पटेलों की करता हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला ऐसा। और बात रही अगर कोई किसान की बात करना चाहता हूँ तो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि किसान कौम का बेटा हूँ, क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, वो बेरोजगार है बेचारा, तो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ, मैं भी खुद बेरोजगार हूँ। मैं आंदोलनकारी हार्दिक से बात कर रही हूँ या नेता हार्दिक पटेल से? मैंने लास्ट टाइम भी इस मुद्दे पर आप काफी तंज खींचते अच्छी तरह से कि तुम राजनेता हो या आंदोलनकारी हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ मैं आंदोलनकारी हूँ। लेकिन अगर कोई राजनीति की बात करेगा तो इतना भी आंदोलनकारी नहीं हूं कि मैं उस राजनीति की बात को समझ ना पाऊं। सब कुछ समझ रहा हूं और धीरे धीरे मैं तो चाहता हूं कि मुझे भी राजनीति सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इन चोरों के सामने राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल इनके सामने लड़ूंगा तो राजनीति सीख भी जाऊंगा। आप उनको चोर कहते हैं। नितिन पटेल कहते हैं कि एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को एक ऑफर दिया और उन्होंने आपको स्वीकार लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी आपको लॉलीपॉप दे रही है और आप बुद्धू बन रहे हैं। उन्होंने मुझे मूर्ख नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मूर्खों ने जो ऑफर थी वो दी और मूर्खों ने स्वीकार ली। उसका मतलब पूरे समुदाय को वो मूर्ख कह रहे हैं। दुख की बात है कि जब जनता आपको वोट देकर सत्ता में बिठाती है, एक बिहार का नेता कहता है अगर मोदी के सामने बोलोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, यहाँ के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलोगे तो आप मूर्ख हो। उसका मतलब आप जनता को दादागिरी कर दो, नहीं हमारे सामने नहीं बोलने का, अगर हमारे सामने बोलोगे तो आप मूर्ख हो, हमारे सामने बोलोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, हमारे सामने बोलोगे जेल में डाल दिए जाएंगे। अरे भाई, नितिन पटेल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े दुख की बात है कि 23 साल के लड़के ने प्रेस की, उसके तुरंत 20 मिनट बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस करते और मुद्दों के बिना। हमने कहा इस प्रकार आरक्षण दे सकते। आप कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है आपसे? नहीं, डर नहीं गई, पूरी तरह से असक्षम हो गई है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इसीलिए तो ये सारे खेल कर रही है। हमने आरक्षण की प्रेस की थी, आप आरक्षण के मुद्दे पर कीजिए। चलो, क्यों नहीं मिल सकता आरक्षण ये बताइए। हम कहते हैं कि आप 23 साल के लड़के की सेक्स सीढ़ी नहीं, विकास की सीढ़ी बताइए। था क्या वो? अब चूंकि आपने पहले आ गया, मैं तो सोच रही थी पहले आरक्षण के फॉर्मूले पर बात करूं, लेकिन आपने पहले ही छेड़ा। था क्या वो सेक्स सीढ़ी? क्या थी? जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति की प्राइवेट मुद्दों की बात रखी जाए। यार, गुजरात की जनता भी बहुत मुद्दे के साथ बात कर रही है कि यार हम देखना चाहते थे सौराष्ट्र का विकास, हम देखना चाहते थे उत्तर गुजरात का विकास, हम देखना चाहते थे सूरत के अंदर जीएसटी लगने के बाद व्यापारियों का क्या हुआ। इन मुद्दे पर अगर आपने सीढ़ी दिखाई होती तो गुजरात की जनता समझती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान में जो वोटर है वो बड़ा नैतिकता को भी देखता है कि इस सीढ़ी से आपको लगता है कि नुकसान हुआ आपको? बहुत नुकसान हुआ अंजना जी, काफी नुकसान हुआ। मैं अभी मानसा के अंदर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम करने गया था। मुझे सीडी के तुरंत 2 दिन के बाद मुझे लगा कि सीडी आने के बाद पब्लिक ही नहीं आएगी। पहुंचा तो लगा यह सच है। 30,000 लोग आने वाले थे, परमिशन प्रशासन ने कैंसिल कर दी थी, 40,000 लोग आए। बहुत नुकसान हुआ। फायदा हो रहा है मतलब? नुकसान हुआ ना, एक बीजेपी कही थी। और दूसरी बड़ी बात, आज कोई आईएएस या आईपीएस ईमानदारी से नौकरी करता है, वो अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने जाता है, क्या बीजेपी उसके बेड के अंदर भी झांकेगी? मुझे ये समझ नहीं आता। संजय जोशी की सीढ़ी बनाई, आपके वो वरुण गांधी की सीढ़ी आई, कुछ नहीं, मामला दबा दिया। क्या हमारा देश वही नैतिकता के आधार पर जिएगा कि किसी को बदनाम कर दिया? भाई, बदनाम करने से आंदोलन रुक जाते तो मेरा देश आजाद नहीं हुआ।
अगर बदनाम करने से भगत सिंह घर में बैठ जाते, सरदार वल्लभ भाई घर में बैठ जाते, या महात्मा गांधी घर पे बैठ जाते, तो आज भी हम गोरों की गुलामी करते। आप सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, इसीलिए मेरा अगला सवाल सरदार पटेल पर। उसी समुदाय के आप हैं और सरदार पटेल ने कहा था जाति धर्म सबसे ऊपर बढ़कर देश के बारे में सोचो। आप तो जाति, वो धर्म, मैं जाति, उसी राह पर चल पड़े हैं ना। फॉर्मूला पे जरा बात कीजिए, बताइए कि पटेल कहां और हार्दिक पटेल कहां। लास्ट टाइम भी इसी मुद्दे पर बात हुई थी और इसी मुद्दे का फिर से रिपीट करूंगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये सवाल पूछते हैं तो मुझे वही जवाब उसी स्टाइल में देना अच्छा लगता है। मेरा देश जातियों से बना है और इसीलिए हम इसे हिंदुस्तान कहते हैं और गर्व से कहते हैं मेरा भारत मान, बस उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और बात रही हार्दिक कहां, पटेल तो फिर हम लोग सब करें ना, मतलब आप माथे पे पटेल लिखवा लो, मैं अपने माथे पर अपना जाति लिखवा लूं, ऐसे ही चले ना हम हिंदुस्तान में, ऐसे ही देश में। नहीं, सैनिक भी सोचे कि मैं बचाऊंगा सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को। अगर सरहद पर खड़ा सैनिक भी ऐसा सोचने लगेगा अपनी जाति के बारे में, कहां जाएगा देश। लेकिन जाति की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? क्यों नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता। आज पटेल हूँ, पटेलों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पटेल के लिए मुझे ये करना चाहिए, उसमें गलत क्या, मुझे ये बताइए। मेरे नाम के पीछे हार्दिक पटेल लिखा जाता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मुझे पटेलों के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन जब उससे अपर की मैं बात करता हूँ कि रोजगार आप दीजिए, तो मैं ये नहीं कहता सिर्फ पटेलों को दीजिए। 40% जो कोट में इंडस्ट्री है वो पटेलों के हैं। 65%, 70% जो हीरा के व्यापारी हैं सूरत में वो पटेल हैं। कैसे आप ये भरोसा दिलाएंगे कि वाकई पटेलों को आज आरक्षण की जरूरत है? हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं गरीब है जो कि हर जाति में होता है, हर जाति में होता है। अंजना जी, आप ये जो सारे डेटा जो हमेशा लगता है कि आप, मैं जोक क्रैक कर रही हूँ, आप ऐसे हंसते हैं। नहीं, ये जो आंकड़े आप जो दे रहे हैं अभी निकालोगे तो समझ आएगा। जो आंकड़े बोल रहे हैं ना, सब शहर को छोड़कर गाँव चले गए जीएसटी नोटबंदी के बाद। कौन सा व्यापार चल रहा है? कौन से व्यापार में लोग खुश है? मुझे ये तो बताइए। जिसको व्यापारी बनना था वो बाबा बन गया, जिसको बाबा बनना था वो व्यापारी बन रहा है। किसान परेशान है, किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भावनगर, जामनगर, अमरेली, राजकोट अंदर किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है। अहमदाबाद के अंदर यूथ सबसे ज्यादा बेरोजगार है, यूथ को रोजगार ही नहीं, उसके अलावा वो व्यसन के मार्गों पे चला जा रहा है। सूरत छोड़कर जो अमरेली, भावनगर के लोग जो सूरत आए थे, सब लोग जाकर वही वापस भावनगर, सूरत, अमरेली में चले गए। ना किसानों को अच्छी तरह से बिजली मिल रही है, ना नर्मदा का पानी मिल रहा है। अगर नर्मदा का पानी अगर किसानों को मिलता तो आज किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। आप बोल रहे थे कि हम कॉटन के जो दाम है सही देंगे, आप कह रहे थे कि मूंगफली के बाद जो दाम है वो सही देंगे। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, वहीं पर आके अटक गया गुजरात। मैं तो बार बार कहता हूं कि विकास के नाम पर गुजरात का एक भी नेता मेरे साथ 1 घंटे तक डिबेट कर दे, 1000 लोग बिठाएंगे, भाजपा के लोग बिठा दो 1000 लोग। मुझे ये बताओ कि भाजपा का समर्थन क्यों करना चाहिए, और मैं बताऊंगा भाजपा का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए। 27% आरक्षण ओबीसी को है मिला हुआ। ओबीसी नेता अल्पेश खुलकर कांग्रेस में चले गए, उनकी भी तो कुछ डील हुई होगी ना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? कौन सा आरक्षण मिलेगा, कैसे मिलेगा? मुझे ये समझना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जजमेंट दिया है, कानून नहीं बना। 3 जजमेंट है, बालाजी, नागराज और इंद्राणी साहनी का। इन तीनों जजमेंट में हमें मानना कौन सा है? तो आप सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, विवेक पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। उनकी रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। नहीं, अभी उनका जजमेंट है। जजमेंट है, सिर्फ कानून नहीं है। कानून तो फिर संसद या नहीं है, सिर्फ जजमेंट है। नहीं कानून, नहीं संविधान के अंदर कुछ लिखा गया। बालाजी कह रहे हैं, बालाजी जजमेंट कहता है कि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। इंद्राणी साहनी कहते हैं, उनका जजमेंट कहता है 50% से ज्यादा दे सकते हैं अगर किसी भी राज्य की ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो। और नागराज का जजमेंट कहता है कि 50% से ज्यादा दे सकते हैं अगर सर्वे करा कर दे तो। हमें ये ही समझना है। तो ये गुजरात कितना आरक्षण हो, फिर आप ही बताइए कितना आरक्षण हो। आप कह रहे हैं 50 नहीं, आपको कितना चाहिए? पटेलों के लिए कितना % आरक्षण? पहले सर्वे करवाइए। आप बताइए ना कितना %। कुछ तो आप फॉर्मूला लेके चल रहे होगे ना, इतना जमीन पे घूम रहे हो आप, क्या फॉर्मूला है? 70% रिजर्वेशन हो जाए, उधर जाट खड़े हैं राजस्थान में, उनको रिजर्वेशन चाहिए, तो मतलब ऑर्डिनरी कोटा काबिलियत का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे हमें कितना प्रतिशत चाहिए वो बाद में करेंगे। यहाँ पर 10% आरक्षण भाजपा ने दिया था। हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने दिया है
चलो अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लागू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने स्पेसिफिक इसका सर्वे नहीं करवाया। मैं कहता हूं पटेल गरीब है, आपने बोला पटेलों के पास इतना कॉटन मिल है, इतना डायमंड व्यापारी इतने हैं, आप भी बोल रहे, मैं भी झूठ बोल रहा हूं, आप भी झूठ बोल रहे। पहले सर्वे कर लो, क्या हार्दिक झूठ बोल रहा है या आप सच बोल रहे हो, या हार्दिक सच बोल रहा है आप झूठ बोल रहे। पहले सर्वे कर लो, सर्वे अगर करवा लिया, चलो सर्वे में आता है नहीं पटेल अमीर है, नहीं मांगूंगा, दूसरे दिन बंद कर दूंगा आरक्षण मांगना। आप नैतिकता के आधार पर एक बात तो शुरू कीजिए, आप बात ही नहीं शुरू कर रहे। मैं तो कहता हूं जिसकी जितनी जाति उसको उतना आरक्षण, बस खत्म कर दो सारी झंझट, सभी को समान अधिकार दीजिए। सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सबकी बात कर रहा हूं, सामान्य कौन? नहीं, आप पटेल खड़े हुए हैं, बाकी लोग सबकी बात कर रहा हूं, सबकी, ब्राह्मण राजपूत पटेल सबकी बात कर रहा हूं। पॉपुलेशन के हिसाब से एक फॉर्मूला बने। मैं अंजना जी ये बोल रहा हूँ, जनसंख्या के आधार पर क्या है, मतलब आपकी सोच क्या है? जनसंख्या के आधार पर हाँ। हम बार बार कहते हैं कि जनगणना की जाति जाहिर क्यों नहीं की जा रही। हम कहते हैं, आप बार बार ये बोल रहे हो कि आरक्षण क्यों मांग रहे हैं ये लोग। हम ये सोचना चाहिए इन सत्ता में बैठे लोगों को, आरक्षण मांगना क्यों पड़ा है। जाट मांग रहा है किसान को हमें, मराठा मांग रहा है किसान को हमें, गुर्जर मांग रहा है मराठा को, गुर्जर मांग रहा है किसान को हमें, पटेल मांग रहा है कारोबारी कौम है, सूरत में हीरा व्यापारी कौम है। अंजना जी सिर्फ सूरत को मत देखिए, सौराष्ट्र में जाइए, ये भी एक पटेल का खेत है, ये भी पटेल के खेत में बैठे हैं। कौन व्यापारी मुझे ये समझाइए। मेरे बाप के पास 10 एकड़ ही जमीन है, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। ये जो युवा खड़े हैं वो कोई व्यापारी नहीं है। गुजरात के अंदर 5% व्यापारी होने से पूरे समुदाय को आप व्यापारी नहीं कह सकते। हम मोदी जी को ये कहे कि आप मोदी समाज से प्रधानमंत्री है, तो क्या मोदी समाज को आरक्षण नहीं देना चाहिए? अच्छा, मोदी समाज को भी आरक्षण दे? बिल्कुल मिला है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ये राहुल गांधी से जो हाथ मिलाया आपने, कहाँ मिलाया? अभी नहीं मिलाया, ऐसे किया ही नहीं। सूरत में वो आए थे तो रैली में आप गए नहीं, अब जब वो आएंगे रैली में जाएंगे? नहीं, क्यों जाऊं मैं? मुझे ये बताइए क्यों जाना चाहिए, मुझे ये बताइए, चलो क्यों जाना चाहिए? आपने ने कहा कि वो बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ जा रहा हूँ, ये अभी तक नहीं मैंने बोला। कई बार क्या होता है ना जी, मैं कुछ नहीं बोलता फिर भी लोग बोल देते ये बोला है। पर ये क्या ये सच नहीं है कि 3 उम्मीदवार आपके कहने पर बदले गए? नहीं, जनता के कहने पर बदले गए, और मुझे अच्छा लगा कि जनता के कहने पर उम्मीदवार चेंज हो रहे हैं। अब अच्छा होगा आने वाले दिनों में। जनता या हार्दिक पटेल के कार्यकर्ता जो हंगामा करते हैं, पार्टी दफ्तर में जाके कांग्रेस के तोड़फोड़ करते हैं, दबाव, डर, खौफ? मेरा सवाल हार्दिक आपसे ये है कि जिस नरेंद्र मोदी के आप खिलाफ में खड़े हुए और आप कहते हैं कि वो डराते हैं, लोगों को खौफ पैदा करते हैं, वो ही आप भी कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि हमने क्या किया। हमने नहीं तोड़फोड़ नहीं की। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए कैंपेन भी नहीं करेंगे? जहाँ पे खिलाफ करूंगा, बिल्कुल करूंगा भाजपा के खिलाफ। मतलब कांग्रेस के लिए? कांग्रेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होता है, उस पर क्या दिक्कत? मुझे ये बताइए कि गुजरात के किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर आप कागज निकालिए, मुझे देखना है गुजरात किसके खाते में लिखा है। मुझे दिखाइए गुजरात भाजपा के खाते में लिख दिया, गुजरात सिर्फ भाजपा ही है, गुजरात के अंदर भाजपा के सिवा किसी भी पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात के अंदर कांग्रेस अच्छा करेगी तो जनता सोचेगी जनता को क्या करना है। आप खुल के क्यों नहीं बोलते? ये कंफ्यूजन आप क्यों रखना चाहते हैं कि दोनों ही पार्टी की तरफ से लोग बस हार्दिक 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 करते रहे? राहुल गांधी को भी आप खुलकर सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। जाइए उनकी रैली में अगर आपको लगता है कि उनको जिताना है तो क्यों जाना चाहिए? बच्चा हूँ अभी 23 साल। कब तक बच्चे बने रहे? अब 24 हो गया, 23 खत्म हुआ ना, 23 खत्म हुआ ना, 24 चढ़ गया तो अच्छी बात है। 24 साल का लड़का क्या करता है? कॉलेज में जाता है, बर्गर खाता है, सैंडविच खाता है और अच्छी अच्छी बातें करता है। कहाँ बर्गर खा रहे हो? मैं तो कुछ नहीं खा रहा, मैं तो जनता के अधिकार की बात करता हूँ। अच्छी बात है, करनी चाहिए मुझे। 1600 करोड़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेकर ऑफर लेकर आए थे, बताइए, क्योंकि ये आरोप बहुत संगीन है। ये आरोप बहुत संगीन है। कौन है? 1200 करोड़ लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कैलाश नाथन, जिनके आधार पर, जिनके कहने पर बहुत लोग मेरे पास आए। लास्ट एक मोमेंट था और वो के कैलाशनाथन का नाम लेते थे। मैं के कैलाश का नाथन का नाम भी लेता हूँ, वो भी ले रहे। और आपकी उनसे बात हुई है कभी? और बड़ी बात तो ये कहूँ, आपकी कभी उनसे बात हुई है? ये कहूँ अंजना जी, जिस दिन मेरी जमानत हुई ना, उस दिन मुझे यहाँ कोर्ट में लाया गया था। कोर्ट में लाकर मुझे सूरत ले जा रहा था पुलिस वाले, और पुलिस के फोन पर फोन आता है, हार्दिक से बात करवाइए। एक बड़ा उद्योगपति है जो के कैलाशनाथन का नाम देकर बात कर रहा था, बोल रहा है हार्दिक को फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ, बताइए। उसका क्या नाम है? मुकेश पटेल। वो कहता है हार्दिक
चिंता मत कर, मैंने जज से बात कर ली, तेरी जमानत हो जाएगी। अरे क्या मजाक है आज। जो व्यक्ति राजद्रोह के केस में जेल में बंद है, उसकी जमानत करने की आप बात कर रहे हो, बड़े दुख की बात है। बस इसी मुद्दे पर हमें लड़ना है, उसी मुद्दे पर आधार पर लड़ना है। अहंकारियों के सामने अधिकार की लड़ाई है, जो लड़ाई मुझे चालू रखनी है। ये बताइए कि आप खुलकर कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे, लेकिन खुलकर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर बीजेपी की सरकार बन गई गुजरात में और बीजेपी ही जीत गई, तो हार्दिक पटेल का क्या होगा? मैं मानता हूँ कि अंजना जी, आपको लाजपुर सेंट्रल जेल सूरत में जो है वहां आना पड़ेगा, जिस दिन छूटोगा उस दिन। और जीतेगा कौन ये जरूरी नहीं अंजना जी। बड़ी बात ये है कि मान लो वो जीत जाते, तो इन लोगों ने जो आंदोलन किया है, लोगों ने जो 3-4 करोड़ लोग रोड पर आकर अपने अधिकार की बात करते, तो उसका क्या करोगे, मुझे ये बताइए। ये अभी खबर आ रही है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। बिना इजाजत गांधीनगर के मानसा में जनसभा करने के मामले में हार्दिक पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो यही तो एफआईआर वापिस लेने की बात कर रहे थे ना, कर दी ना नहीं एफआईआर। अब बताओ इन पर भरोसा कौन करेगा? तो आपका बीच बीच में मन डोलता है क्या कि बीजेपी की बात मान लो? क्यों मान लो, जमीन का आदमी हूँ, जमीन के अंदर मिट जाऊंगा, खुली किताब हूँ। इन खुली किताबों में जिसको जो कहावत लेनी है लेकर भाग जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 14 साल जिंदगी के छोड़कर चल रहा हूँ, राजद्रोह का आरोपी हूँ, राजद्रोह का गुनहगार हूँ। उसके अंदर अगर मुझे आजीवन कारावास मिलती है 14 साल की, फिर भी मैं 23 साल का हूँ, 14 साल की आजीवन कारावास निपटा कर बाहर निकलूंगा। 38 की उम्र में फिर बाहर आ जाऊंगा। फिर हम इंटरव्यू करेंगे, अगर आप इंटरव्यू करना चाहे तो। बिल्कुल करेंगे। अगला सवाल आपसे, आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ, देखिए अब जनता में तो यही मैसेज है कि आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। अब इसको आप स्वीकारिए या नहीं स्वीकारिए। देखिए, अगर 2 दशक पहले की पॉलिटिक्स में जाए तो कांग्रेस कैसे पावर में आई थी? खाम फॉर्मूला था उनका, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम। ठीक है, इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। ठीक है, और लेकिन इसी वजह से पटेल उनके खिलाफ हुए थे और पटेल बीजेपी में आ रही हूँ, पटेल बीजेपी के साथ रहे। ठीक है, ये कहा जाता है कि पटेल हर इलेक्शन में गुस्साते हैं, उनको शिकायत रहती है, लेकिन जब बटन दबाने की बारी आती है तो बीजेपी का बटन दबा देते हैं। फिर आप क्या पटेलों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? और कांग्रेस कैसे पटेलों की तरफ, पटेल कैसे विश्वास करें कि जिसने हमको छोड़ा बाकियों के लिए वो हमारा साथ देगी? हमारे मैं वही बात करूं, खाम थियरी वाली बात से हम शुरू करते हैं। जो चीज है ना वो गलत तरीके से दर्शाई जाती है। खाम थियरी लागू होने के बाद सत्ता नहीं मिली। राजीव जी की हत्या हुई थी, उसके मूल्य के आधार पर सत्ता मिली थी। यहाँ पर अगर खाम थियरी आपको अच्छी लगी थी तो 99 में क्यों सत्ता ही नहीं आई? 39 पर हम लोग निपट गए। मुझे ये समझाइए, ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ गलत बात है, सिर्फ दिखावे की बात है। लोगों को समझाने के बाद तो बात रही कि जिन लोगों ने पटेलों पर अत्याचार किया वो छोड़ के चले। हाँ, उन्होंने हम पर अत्याचार किया था, आज से 30-35 साल पहले किया था ना। अब ये लोग कर रहे हैं। उन लोगों ने मार नहीं दिया था, इन लोगों ने महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया था, महिलाओं के घर पे जाके पेशाब नहीं किए थे, इन लोगों ने ये किया है। उन लोगों ने राजद्रोह के आरोपी नहीं बनाए थे किसी को, किसी के बच्चे को घर से निकाल कर गोली नहीं मारी थी। आप अपनी निजी लड़ाई के लिए भ्रमित कर रहे हैं पटेलों को। ऐसा लगता है कि अब आपने पर्सनल लड़ाई बना ली है। क्या मुझे अकेले को नहीं मारा किसी ने? मुझे मारा ही नहीं है। मुझे एक काम कीजिए, आप काटलोड़िया, रानी और वस्त्राल के एरिया में जाकर पूछे आपकी गाड़ी के काट टूटे थे? अरे बोलेंगे हाँ टूटे थे। क्यों तोड़े? पता नहीं, पुलिस वाले ने आकर तोड़ के चले गए। ये बताइए मुझे। निजी लड़ाई मेरी नहीं है अंजना जी, ये लड़ाई गुजरात के 6 करोड़ जनता की है। ये लड़ाई दुख की लड़ाई है, ये लड़ाई अहंकार के सामने है, सिर्फ अधिकार की है। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा लेकर घूमता हूँ और कहता हूँ कि मेरा देश आजाद है, मेरा देश आजाद है। 16 अगस्त को या 27 जनवरी को मैं फिर से यही कहता हूँ कि नहीं, मुझे मेरी बात रखनी चाहिए, मुझे मेरा अधिकार दो। कहाँ मेरा देश आजाद है? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं रैली करने के लिए। आने दो, कितनी कर रहे हैं वो बता दो मुझे। क्या उससे ज्यादा करना है? बस करूंगा, घूमूंगा, जो होगा देखा जाएगा। फिजा बदलेगी उनके आने के बाद? अब उनको मालूम है क्या होना है, इसीलिए तो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज इधर की उधर हो गई है। क्या हो गया बॉडी लैंग्वेज को? अमित शाह जी कल मैंने देखा थोड़े घबराए हुए थे भावनगर के अंदर। सिर्फ 2000 कुर्सी लगी थी, सिर्फ 2000, उसमें 400 कुर्सी खाली थी। तो अमित शाह जी बोले यार कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा दो। मैंने ट्वीट भी किया,
बहुत नाखुश है वो। पर आप तो उनसे ऑपोजिशन हो तो आप ऐसा बोलोगे, वो तो 150 सीट कह रहे हैं, वो 150 सीट कह रहे हैं। अंजना जी, अब मुद्दे पर आए तो वो मैं 150 सीट मैं वही कर रहा हूँ, तो भाजपा मेरे खिलाफ है, मतलब वो मुझ पर आरोप लगा सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मतलब सीडी है या जितने आरोप हैं सब ऑपोजिशन वाले लगाएंगे, आपने ही बोला तो आप उनके खिलाफ हो इसलिए आप आरोप लगा रहे हो, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो मेरे खिलाफ इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब अंत में आएंगे और वो भाषण देंगे और जो अपनी भाषा यूपी में कहते हैं वैसी भाषा यहाँ बोलेंगे कि मेरा और पुराना फिर लोग रिश्ता है वही, पुराना रिश्ता है वही। 2-3 आंसू निकाल देंगे। हाँ। अब आप मुझे ये, गुजरात की जनता इतनी कमजोर हो गई है, मुझे मेरे देश का पीएम या प्रधानमंत्री कमजोर नहीं चाहिए जिसकी आंखों में आंसू हो। पूरा विश्व ये नहीं कहना चाहिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, उसकी जनता कितनी कमजोर होगी। रोना नहीं है, छाती ठोक कर लड़ो।